साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी, इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी मुंह को हम आंटी शेरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शेरी गफ्तार थीं। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थीं। मैं भी उनका अदब मुँह समझकर करती, क्योंकि मेरी मुँह बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी, सभी इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था, वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के हम अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सभी इस पर रश्क करते। इसकी हम जूलियों उसे खुशनसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थीं, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी, तभी आना फाना रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शेरी साथ आई थीं। कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थीं, उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं में 2 दिन की छुट्टी लेकर उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ थे, सर खजाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियों बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था, साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ उठती थीं। उसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रह रह कर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊँ तो सजदा शकर बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेंगी। बे-इख्तियार इसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बे-इख्तियार ही ये कलमात निकल गए। कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता, मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थीं। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, मबादा लेने के देने ना पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानूं कि मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फ़ोन कर ती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे 3rd ईयर के परिचय हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पढ़े, तीसरा पीरियड खाली था। इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल इसने ये किया कि बुशरा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है, वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया, कहने लगा अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे, जैसे भी हो मैं उनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे, अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। इन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़बान दे दी है वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती? अलिफ तुम क्या सोचती हो? इसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रहते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है, मैंने रोते हुए अतीत से कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैर बात कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जब कहो कि मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूंगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है किसी के साथ ससक ससक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं? सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर। वो कायल ना भी था तो मैंने उसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊंगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सभी सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की ऊँख खले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो अकबा की तरफ खुलता था इसको खिला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। उसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के निकट पर पहुंचे जहां उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बहिफाजत मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे, यहाँ पुरसुकून माहौल मिला। बिस्तर पर लटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते हैं। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गया ही, अब बताओ आगे क्या करना है? कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, इसके पास जाता हूँ, इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊँगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन उससे पहले हमें रहाइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकेंगे। कोई मकान किराया पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चा देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं वो हमको तलाश करेंगे, इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मतफक्कुर होकर कहा, हम ये ज़्यादा संगीन मसला है, मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है, यकीनन उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, मुश्किलात का सामना इन्हीं करना पड़ेगा।
ये बातें हम डसकस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। उस वक्त आंखों पर इश्क की पिटी बंधी हुई थी, मुआशरती हक़ाइक़ और मुश्किलात ज़हन में ही नहीं आए थे और ये हकीकी इफ़रीत मुँह फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ, देखूँ वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना, जब तक कि मैं ना आऊँ दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊँगा, घबराना नहीं। ये कर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टेलीविज़न रखा था, इसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलमबंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर ना लौटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टेलीविज़न ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलीजा थाम लिया क्योंकि मुनीर भी तो इधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी, पल भर को आंख ना लगी। शब भर मुनीर की खैरवाओ सलामती की दुआ करती रही, रात का खाना भी ना खाया। बेरे ने एक बार दर बजाया मगर मैंने खोला और ना जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया, डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे, खुदकुश धमाके में उनकी टांगें उड़ गई थीं, अस्पताल में उनको होश नहीं आ सका। वो चल बसे हैं और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है, आप उनके घर वालों का पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उनको मेरा मत बताएगा क्योंकि हम घर वालों से चोरी छपे निकले थे और वो कोर्ट में कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे, बदनसीबी से सानहे की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहाँ कहो मैं पहुँचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहब के वारिसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मेजर पर मुझे एतबार ना था, यकीना वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसली दे रहा है। तभी मैंने अपनी दानसत में चालाकी से काम लिया। बेरे को बल्ला कर 2000 रुपये दे और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बेरे ने कहा, 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानों कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद में गिरफ्त में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जम बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानहा था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गर्दाना जाता। बस मैंने 5000 बेरे को दे और उसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा, वहीं टैक्सी खड़ी थी। बेरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहीं जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊंगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुमको पहुंचा दूंगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बेरे के घर के दरवाजे पर उतारा, शायद वो इसको जानता था। बेरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का जरिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया, इसके घर में ख़वातीन नहीं थीं, अकेला ही रहता था। आते ही उसने एक औरत को फ़ोन किया, थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गिफत वाओ शनीद की, फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम उनके घर चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देंगी, चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा, उनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी, अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी, सामान ले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उन बैग में जेवर वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो।
मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नीम जान थी, ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गले लगाकर कहती थी मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे मुँह समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर इस जगह ले आई जिसको बाजार हुस्न कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाज़ा हुआ तो हका बका रह गई। मुनीर के मरने का गम भी भूल गई, सामने अपनी इज्जत की मौत नज़र आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना किया बुरा था, काश मैं मुनीर के साथ ही बम धमाके में उड़ जाती। मैं थर थर कांप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे। मेरी उनकी हैरत से फटने लगी कि उनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कजिन मनसब खान भी था। मनसब को देखकर समझ में ना आ रहा था कि रोयाऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर उसकी तरफ दौड़ी और इसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे को देखकर हैरान परेशान हो गया तो मैंने कहा, मनसब में रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ लाए हैं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुमको? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा फिक्र ना करो, उसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और उसने बाला खाने की मालिका को आरे हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई। इसने हाथ बांधे और फिर मनसब से कहा कि बेशक इसको ले जाओ क्योंकि अभी मैंने उसके पैसे नहीं दे। असल मुजरिम होटल का बेरा इफ्तिखार है, इसका सामान भी उसी के पास है, वही उसे फरोख्त करने लाया था। मनसब मेरी सौतेली वालिदा का भानजा था। वो मुझे साथ ले आया और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, इसलिए बात नहीं निकलनी चाहिए वरना ख़ानदान की बदनामी होगी। गलती से उन बदमुआशों के हाथ चढ़ गई। शक्र है हम यहाँ बर वक्त आ गए। बहरहाल मैं सुबह ही इसको घर ले जाऊंगा। तुम इफ्तिखार से उसका बैग बरामद कराओ जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड, जेवर और नकद रकम है। वो रात मैंने मनसब के साथ गुजारी। गर्च मेरा दिल मुनीर के लिए दिक से भरा हुआ था, मगर मैंने मनसब पर यह जाहिर न होने दिया कि मुझको मुनीर का दिक है और मैं इसके लिए रो रही हूँ। गुनाह मुनीर ने मेरे साथ नहीं किया क्योंकि वो निकाह के बाद जायज़ रिश्ते से मिलना चाहता था ताकि खुदा हमसे खुश हो, मगर मौत ने उसको मोहलत ना दी। अल्लाह ताला ने उसको गुनाह से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था मगर मनसब में खुद पर काबू पाने का हौसला ना था, इसलिए मुझे इस बाजार की गंदगी बनने से तो बचा लिया था मगर खुद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। जब मिजार व क़ितार हुई तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे से शादी करेगा और माफ़ी भी मांगी, मगर अब क्या फ़ायदा था, लौट लेने के बाद कोई माफ़ी मांग गया तो दामन तार तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना, जो गलती हुई है उसको मुआफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि उसकी इज्जत इस बाजार में नीलाम होने से बच गई। इस रोज़ अगर मैं अपने इस पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ न जाता तो न जाने इस पर क्या क़ियामत गुजर जाती। अल्लाह का करम हवा कि मेरा वहाँ जाना आपकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया और शायद मुनीर की मौत भी उसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत इसको ले जा चुकी थी, लिहाजा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर अम्मी अब्बू खामोश हो गए। अगरचे मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी ना करते थे, मगर मारपीट से काम नहीं लिया कि उसमें उनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अब्बू को यकीन दिला दिया था कि फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब कोई इससे बदसलूकी ना करे और ना घर से भागने का तना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की अब वो एक ही इस था। एक रोज़ इसका फ़ोन ना आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया तो अगले दिन उसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, रात तुमने भी फ़ोन नहीं किया क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया, तुमको पता है जिस रात में तुमसे बातें नहीं करता है कि इस शब ये काली रंग गुजरने का नाम नहीं लेती और तुम हो कि बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ मगर मजबूरी है। अच्छा मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, सिर्फ तुमको देखने छप ना जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि इसकी मंगनी इसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझे से शादी करने के लिए उसको इस रिश्ते से बगावत करनी पड़ेगी जो मेरी अम्मी को किसी सूरत गवारा ना था। मनसब घर आता तो भी अम्मी के सामने हम बात ना करते कि मैं अपने भांजे का मुझसे घलना मिलना सख्त ना पसंद करती। ताहम फ़ोन पर उसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था, फिर इसने मुझसे मिलने आना था मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी, लिहाजा इसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि फिर तुम फ़रा के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं।
फरा इसके चचा की बेटी थी और उनका घर करीब ही था। मजबूरा मैंने अम्मी से कहा कि फरा बीमार है, किया मैं पूछने चली जाऊं। वो बोली हरगिज नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है फरा के हम जाने का, तुम्हारे अब्बा नाराज होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की, अम्मी जाने दो ना, भैया छोड़ आएगा। हरगिज नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं, लोग पहले ही किया कम बातें बनाते हैं। इतने में फरा के घर से उसका छोटा भाई आ गया कि फरा बाजी को अस्पताल ले जा रहा है। तब अम्मी का दिल पसीजा, बोली तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। उसी दम वो फरा के घर चली गईं। उनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल उसने फरा के भाई को भेजा था। अम्मी घर पर ना थीं। अब हम बात कर सकते थे। तब उसने कहा बुशरा, तुम को राज़ी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएंगी, वो जिद की पकी हैं। ये नामुमकिन है, तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है, तुम जानते हो तुम उनको राज़ी कर सकते हो तो कोशिश करके देखो। मैं उनके सामने ज़बान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राज़ी ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? इसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या कह रहे हो मनसब, एक बार पहले भी मैं इस राह गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोशिश तो करो। उसने कहा आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही किया है। ये नामुमकिन है, हाँ अगर तुम मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालिदा से बात की। उसकी माँ ने मेरी मुँह से कहा, अम्मी ने उस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे उसी उनके लिए परवान चढ़ाया था। अब जो तेरी खाला कह रही थी मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी, तो मर क्यों ना गई बेहया, पहले एक के साथ भागी अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। मनसब मेरा खून है, किया वो थोका चाटेगा। तुमने डोरे डाले भी तो किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है बेगैरत। तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लगी। अम्मी उनकी बातें मत सुने, उनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी इनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर, लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हूँ। इसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनसब का फ़ोन था। इसने कहा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूंगा और तुम अपनी असमत का गौहर मेरे हवाले कर चुकी हो तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए किया घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। किया अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है। हिम्मत करो और निकलो घर से, हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गर्ज वो मुझे अकसाता रहा और मुझे मां की बातें याद आ रही थीं। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊं की जगह बता दो। इसने वक्त और जगह बता डाल ये और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा। घबराना नहीं, आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली मुंह के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और रिहानत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गर्च ज़मीर मलामत करता रहा। सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है। जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर रुकी, मैंने इधर इधर देखा, मनसब मुझे कहीं दिखाई ना दिया। 2 घंटे में प्लेटफॉर्म पर खड़ी इसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे। मेरे करीब आ गए और आंख मार कर बोले हमारे साथ चलोगी। मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई तो वो कहे लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भाग कर आई है, ऐसा ही लगता। दूसरे ने कहा तो चलेगी हमारे साथ। हा हा हा, उनके कहे मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा। ज़माने की तो आदत है धोखा देने की, फिर भी दिल यही कहता था नहीं वो ऐसा नहीं है।
अब मैं सोच रही थी कि अगर मनसब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी, खास तौर पर अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे मुआफ़ कर दिया था। हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि अक़ब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। मनसब था मगर साथ अब्बू भी थे। अब्बू को देखकर जान निकल गई। अब अब्बू और मनसब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह उन पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल आ गए। मुझे वहीं छोड़कर अब्बू और मनसब चले गए निकाह का इंतज़ाम करने के लिए। अगले दिन मेरा निकाह था। अब्बू ने खुद मेरा निकाह मनसब से कराया और मुझे इसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। इन्होंने घर जाकर अम्मी को कुछ ना बताया कि क्या हवा है। जानते थे कि अम्मी ना सिर्फ हंगामा बर्पा कर देंगी बल्कि अब्बू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनकी भाभी के होने वाले सरताज को अपने सर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद एक रोज़ दरवाज़ा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। मुझे धक्का दिया, मैं गिरते करते बची। मनसब ने संभाल लिया। भाई चला रहा था कि मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा, तेरी लाश लेकर जाऊंगा। मनसब ने उसको रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो ना रुका। तब मनसब ने मेरे भाई को बता दिया कि उसका और मेरा बंधन आपके वालिद साहब की रजामंदी से हवा है और तस्वीर इसको दिखा दी जिसमें मेरा और मनसब का निकाह हो रहा था और अब्बू भी इस तस्वीर में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। मनसब ने कहा, यह सब तुम्हारे वालिद साहब की मंसूबा बंदी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वालिदा किसी सूरत ना मानती थी तो ऐसा करना पड़ा। भाई खामोश होकर लौट गया लेकिन फिर कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। इस वाक़या के कुछ अरसा बाद अब्बू फौत हो गए। अम्मी को असल हकीकत पता चल चुकी है। मैं शब व रोज़ उनका इंतज़ार करती हूँ लेकिन वो नहीं आती। शायद इन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है।